बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स मॉनिटर को, परफॉर्मेंस मॉनिटर को, एनटीएफएस रूल्स को और किसी फाइल फोल्डर की जो ऑनरशिप जो है कैसे ली जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज हम लोगों का क्लाइंट साइड का जो है वो लास्ट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड जो है हम लोगों का सर्वर जो है वो शुरू हो जाएगा। हम लोग अपना सर्वर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सर्वर और क्लाइंट दोनों के अंदर मुश्तरक है। ये तो मतलब ये कॉमन चीजें हैं। ये काम जैसे हम लोगों ने विंडोज 10 या विंडोज 11 में करना है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सर्वर साइड पर करेंगे। मतलब ये चीजें जो है ना कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। ये काम आप लोगों को वर्कग्रुप एनवायरनमेंट में भी करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं ये चीजें आप लोगों को क्लाइंट साइड पर जो है मैं आप लोगों को कवर करवा दूँ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है ना सब लोगों को? जी। अच्छा अच्छा, इससे पहले जो है हम लोग एनटीएफएस के जो है कुछ फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी एनटीएफएस जो है हम लोगों को फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके जरिए से हम लोग जो चीज़ों को ऑडिट कर सकते हैं। हम लोग एनटीएफएस का एक और जो प्रोमिनेंट फीचर है कि हम लोग फाइल फोल्डर को अपने शेयर कर सकते हैं, कंप्रेशन लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन लगा सकते हैं और हम लोग डिस्कोटा वगैरह लगा सकते हैं। तो ये उसी का ही आगे तसलसल है। एनटीएफएस का ही पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑडिटिंग डिस्कस कर चुके हैं, शेयरिंग को डिस्कस कर चुके हैं, कंप्रेशन इंक्रिप्शन डिस्कोटा को डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे फीचर्स जो है ना आप लोगों को एनटीएफएस में मिलते हैं। ये फैट या फैट 32 में चीजें नहीं होती। प्लस इसके अलावा एनटीएफएस का एक और प्रोमिनेंट फीचर है कि ये लॉन्ग फाइल नेम को सपोर्ट करता है कि अप टू 255 कैरेक्टर तक आप अपना फाइल या फोल्डर का नाम आप रख सकते हो। अच्छा, एनटीएफएस के जो है ना कॉपी और मूव के हवाले से ना कुछ सर्टन इसके रूल्स हैं। अब वो रूल्स हैं क्या? बाय डिफॉल्ट एन ऑब्जेक्ट इनहेरिट परमिशन फ्रॉम इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो जो उसका कंटेनर होता है, जो उसका पेरेंट फोल्डर होता है, वो वहां से परमिशन को इनहेरिट कर लेता है। मतलब मिसाल के तौर पे सी ड्राइव के ऊपर आप लोगों ने एक फोल्डर बनाया, सी ड्राइव के ऊपर जो परमिशन लगी होंगी ना, बाय डिफॉल्ट वही परमिशन उस फोल्डर की होगी, आइदर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और व्हेन इट कॉपीड और मूव टू इट्स पेरेंट फोल्डर। चाहे आप लोग उस फोल्डर को क्रिएट करो तब भी वो अपने बाय डिफॉल्ट पेरेंट से परमिशन को इनहेरिट करेगा, या फिर अगर आप उसको कहीं से कॉपी करके या फिर कहीं से आप उसको कट करके उसको आप मूव करते हो। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल अकर व्हेन यू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट फोल्डर ऑन द सेम वॉल्यूम। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को अगर आप एक जो है फोल्डर से दूसरे फोल्डर में विद इन पार्टीशन अगर आप कॉपी करते हो ना, तो वो टारगेट की परमिशन को इनहेरिट कर लेता है। जब एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे कॉपी करते हो तब भी वो टारगेट की परमिशन को इनहेरिट कर लेता है। जब एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के ऊपर आप कट करके पेस्ट करते हो तब भी वो टारगेट की परमिशन को इनहेरिट कर लेता है। लेकिन अगर आप विद इन वन ड्राइव, मतलब सी ड्राइव पे ही रहते रहते, दो फोल्डर हमारे पास, एक सोर्स के नाम से एक डेस्टिनेशन के नाम से, सोर्स में से कुछ फाइलें मैं कट करके डेस्टिनेशन में मैं पेस्ट करता हूँ, तो जो उसकी पुरानी परमिशन थी ना वो बरकरार रहेंगी। सिर्फ एक ये डिफरेंस है इसके अंदर। इन दिस केस द ओरिजिनल परमिशन आर रिटेन्ड। Additionally, we have to consider that every one group is granted allow full control permission to the root of each NTFS drive। कि जब भी हम लोग NTFS फाइल सिस्टम के तहत अपनी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एवरीवन को जो है ना फुल कंट्रोल होता है उस पूरी ड्राइव के ऊपर। लेटर ऑन अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहो तो आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। डिनाई परमिशन ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस और अलाउ परमिशंस। कि जो डिनाई के परमिशन है इन्हें ज्यादा पावरफुल परमिशन है। कि भले आप लोगों ने एक यूजर को हर जगह पे अलाउ किया, लेकिन किसी एक ग्रुप ने अगर उसको डिनाई कर दिया ना तो उसको हर जगह पे डिनाई होगा। और डिनाई के परमिशन सबसे ज्यादा पावरफुल परमिशन होती है। एक्सप्लिसिट परमिशन टेक प्रेसिडेंस ओवर इनहेरिटेड परमिशन। इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट आप जब कोई फोल्डर बनाते हो तो अपने पेरेंट्स से उसने परमिशन को इनहेरिट किया, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली उनको चेंज कर सकते हो। जब एक्सप्लिसिटली चेंज कर दोगे तो पेरेंट्स वाली परमिशन जो है ना, जो इनहेरिटेड परमिशन है, वो आपके इफेक्टिव नहीं रहेंगी, बल्कि जो आपने खुद से लगाई है, जो मैनुअली लगाई है, वो इफेक्टेड होंगे। इफ NTFS परमिशन कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल इफ ग्रुप एंड यूजर परमिशंस आर कंट्राडिक्टरी, द मोस्ट लिबरल परमिशन टेक प्रेसिडेंस। कि ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो और एक ग्रुप ने उसको फुल कंट्रोल दिया, दूसरे ने उसको मॉडिफाई दिया और तीसरे ने उसको सिर्फ रीड ओनली दिया, तो जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन, मतलब जिसके अंदर सख्ती कम है
और जिसमें इख्तियारात ज्यादा है, वो परमिशन उसकी इफेक्टिव परमिशन होगी। अब चूंकि एक ग्रुप ने फुल कंट्रोल दे दिया तो उसको हर जगह पे जो है ना फुल कंट्रोल जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये अब जो है ना पहले हम लोग वन बाय वन ही हम लोग ये चीजें जो है ना खुद से करके देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे। ये हमारे पास विंडोज 10 की एक वर्चुअल मशीन है। पहले हम लोग एनटीएफएस रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं जो चीजें हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ी हैं। देन उसके बाद जो है जो बाकी कंप्यूटर मैनेजमेंट की रिमेनिंग चीजें हम लोग उसको कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये सी ड्राइव है जो कि एनटीएफएस के अंदर फॉर्मेट हुई हुई है। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज में आके दिखाता हूँ। देखें, एनटीएफएस फॉर्मेटेड ड्राइव है मेरे पास। सी ड्राइव है, एक बेसिक डिस्क है। मैं सी ड्राइव के अंदर आया। अच्छा, कुछ ऑलरेडी फोल्डर बने हुए हैं, मैं उनको जो है ना डिलीट कर देता हूँ और आपको बिल्कुल नए सिरे से जो है बना के आपको दिखाता हूँ। सोर्स डेस्टिनेशन भी पड़ा है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर का नाम रखा सोर्स, और एक मैंने फोल्डर बना लिया, उसका नाम रखा मैंने डेस्टिनेशन। अच्छा, बाय डिफॉल्ट सोर्स के ऊपर क्या परमिशंस लगी सिक्योरिटी के अंदर? आगे देखें, देखें ऑथेंटिकेटेड यूजर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, यूजर है। ठीक है, सिस्टम्स को फुल कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल है, यूजर्स को रीड ओनली है, और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को मॉडिफाई है। ठीक है, डेस्टिनेशन के अंदर अगर आगे देखें, ये जो सिक्योरिटी का सेम वही परमिशन है। अच्छा, दोनों की सेम एक जैसी परमिशन है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेरेंट ड्राइव है ना, ये जो मेरी सी ड्राइव है, सी ड्राइव के ऊपर जो सिक्योरिटी लगी हुई थी, मतलब जो पेरेंट के ऊपर जो परमिशन थी, ऑटोमेटिकली चाइल्ड इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, देखिए पहला तो हम लोगों का रूल जो है ना वो प्रूफ हो गया कि बाय डिफॉल्ट अभी आपके सामने मैंने बिल्कुल दो नए फोल्डर बनाए, एक सोर्स के नाम से और एक डेस्टिनेशन के नाम से। ठीक है, अच्छा, इसने बाय डिफॉल्ट पेरेंट की परमिशंस जो है ना, मतलब जो ड्राइव के ऊपर लगी थी वो परमिशंस ने इनहेरिट की। अब मैं इसकी परमिशंस को एक्सप्लिसिटली चेंज कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके फोल्डर की प्रॉपर्टीज में आया, सिक्योरिटी पे आया, एडिट पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे एडवांस पे आया और फाइंड नो पे आया। मुझे यहाँ पे सारे ग्रुप्स भी दिखा देगा और सारे यूजर्स भी दिखा देगा इस कंप्यूटर के। अच्छा, ऐसे करते हैं, इस ग्रुप के अंदर मैंने मैनुअली ना 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप बनाया हुआ है, एक अकाउंट्स का ग्रुप बनाया हुआ है, और एक एचआर का बनाया। ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं। ये मैंने तीनों ग्रुप्स को ऐड किया। हम लोग एक काम करते हैं, एडमिन के अंदर आगे कह देते हैं कि जी एडमिन का तो है जी फुल कंट्रोल। एचआर को कह देते हैं हम लोग एचआर रीड एंड एग्जीक्यूट, और अकाउंट्स को हम लोग कह देते हैं अकाउंट्स 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 की तरफ जी, ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स को कह देते हैं मॉडिफाई। अच्छा, जरा गौर से देखें, अकाउंट्स को मैंने मॉडिफाई की परमिशन दी, एडमिन को फुल कंट्रोल दिया, और एचआर को रीड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको तो याद है ना आप लोगों को, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल एंड। अप्लाई किया, ओके किया। ये मैंने काम कहाँ पे किया? सोर्स वाले फोल्डर में किया। अभी डेस्टिनेशन के ऊपर मैंने कोई परमिशन को नहीं छेड़ा। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। सपोज इसका मैंने ये नाम रखा, दिस इज अ टेस्ट फाइल, और यही मैंने इसमें भी टाइप भी इसमें मैंने यही कुछ कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इस फाइल की परमिशंस आपको मैं दिखाता हूँ, इस फाइल के ऊपर क्या परमिशंस लगी हैं। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आए, सिक्योरिटी पे आए। देखें, जो पेरेंट वाली थी इनहेरिटेड, वो तो इसने ली ली है, ऑथेंटिकेटेड यूजर सिस्टम वगैरह। प्लस इसके अलावा मैंने जो एक्सप्लिसिटली इसको पेरेंट फोल्डर जो इस फोल्डर में मैंने लगाई है, सोर्स फोल्डर पे एचआर को मैंने परमिशन दी थी रीड एंड एग्जीक्यूट की, एडमिन को मैंने दिया था फुल कंट्रोल, और अकाउंट्स को दिया था मैंने मॉडिफाई। मतलब इस फाइल ने अपने पेरेंट से, इस फाइल का पेरेंट कौन हुआ? ये सोर्स फोल्डर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस फाइल को यहाँ से मैंने कॉपी किया। अभी आप जरा एक इस चीज पर थोड़ी सी तवज्जो दें, ये जरा ध्यान रखें कि यहाँ पे देखें कितने सारे ग्रुप जो है ना, एचआर का ग्रुप, एडमिन का ग्रुप, और अकाउंट्स का ग्रुप, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप की परमिशन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की है। इस फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने डेस्टिनेशन ड्राइव, मतलब सेम ड्राइव के ऊपर एक दूसरा फोल्डर उसमें आगे पेस्ट किया। पहले तो हम लोग डेस्टिनेशन वाले फोल्डर की परमिशंस को देखते हैं।
लेकिन डेस्टिनेशन वाले फोल्डर में हम लोगों ने HR एडमिन अकाउंट्स को किसी को ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो पहले से ऐड थे बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेटेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो हम लोगों ने रहने दी थी। अभी मैंने एक फाइल को विद इन पार्टीशन, मतलब C ड्राइव को रहते हुए एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ इस फाइल की और सिक्योरिटी पे आते हैं। ये देखें, ये क्या हुआ, वो जो HR था, अकाउंट्स था और एडमिन था, वो रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है, NTFS रूल ये कहता है कि व्हेन वी कॉपी ए फाइल और फोल्डर विद इन एन NTFS पार्टीशन, इट विल इनहेरिट द परमिशन ऑफ टारगेट फोल्डर। कि NTFS पार्टीशन में रहते हुए हम लोग किसी फाइल या फोल्डर को हम लोग कॉपी करते हैं, तो वो सोर्स की परमिशन उसकी खत्म हो जाती है, जो डेस्टिनेशन वाली परमिशन है उसकी वो इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम लोग ये करते हैं, इस फाइल को जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली परमिशन दी अकाउंट्स को, HR का, एडमिन को, अब मैं इस फाइल को यहाँ से कर रहा हूँ कट। पहले मैंने कॉपी किया था, अब मैंने इसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको कट किया। मतलब मैं अब इसको मूव कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन के अंदर आए, इधर आके मैंने पेस्ट किया। ठीक है, देखें सोर्स से खत्म हो गया फाइल और डेस्टिनेशन के अंदर आ गई, इस फोल्डर में आ गया। अब इसकी परमिशन चेक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे है, सिक्योरिटी पे है। ठीक है, ये देखें क्या हुआ कि चाहे हम लोग कॉपी करें, चाहे हम लोग जो है कट करें। अच्छा, अब वो जो आप कहोगे कि जो शुरू में स्लाइड्स के अंदर वो जो स्टेटमेंट दी हुई थी, एक्चुअली वो स्टेटमेंट जो है ना वो पुरानी है। विंडोज 2000 के अंदर, विंडोज XP के अंदर, विंडोज 2003 के अंदर ये था कि व्हेन यू मूव ए फाइल और फोल्डर विद इन एन NTFS पार्टीशन, इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल परमिशन। ठीक है, तो फाइल के ऊपर तो ये रूल हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक काम और करके देख लेते हैं। हम लोग उस पूरे के पूरे फोल्डर को हम लोग मूव करते हैं। ये जो सोर्स वाला फोल्डर है, इस फोल्डर के ऊपर भी तो परमिशंस लगी हुई है ना। देखें, इसके ऊपर भी HR भी है, एडमिन भी है, अकाउंट्स भी है। मैं इस फोल्डर को यहाँ से मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद मैंने इसको डेस्टिनेशन वाले फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा डेस्टिनेशन वाले फोल्डर के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, देखें यहाँ पे तो ना तो HR है, ना एडमिन है, ना अकाउंट है। अब हम उसके अंदर आगे देखते हैं सोर्स फोल्डर के परमिशंस को, सिक्योरिटी के अंदर है। अब ये देखें, वो जो स्टेटमेंट है ना वो पार्शली ट्रू है। पार्शली ट्रू इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब आप एक फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो विद इन पार्टीशन, तो वो अपनी परमिशंस को इनहेरिट करेगा। फाइल के केस में परमिशंस जो है ना, सॉरी इनहेरिट कह रहा हूँ, मैंने लफ्ज गलत बोला। वो अब जब आप किसी फोल्डर को एक ही पार्टीशन पे रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे आप कट करके पेस्ट करते हो, आपसे कट करके पेस्ट करते हो, तो वो अपनी पुरानी परमिशन जो है ना वो बरकरार रखता है। ठीक है, अपनी पुरानी परमिशन को वो रिटेन करेगा। वो मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, ये दोबारा वहां पे वापस चला जाएगा। लेकिन मैंने Ctrl Z किया। अब एक काम करते हैं कि इसको मैं कॉपी करता हूँ। इस फोल्डर के यहाँ से मैंने कॉपी किया और इस फोल्डर के अंदर आके मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखते हैं, प्रॉपर्टीज पे है, सिक्योरिटी पे है, वो देखें खत्म हो गया ना। अब ये रूल है कि अब रूल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अच्छा, फिलहाल मैं फाइल के डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, फिलहाल हम लोग फोल्डर को डिस्कस करते हैं। When we copy a folder within an NTFS partition, it will inherit the permission of target folder. कि जब हम किसी फोल्डर को, किसी हम डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे एक ही पार्टीशन में रहते हुए, तो क्या होगा, ये टारगेट की परमिशन को इनहेरिट कर लेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोग एक फोल्डर को कट करके पेस्ट करते हैं, मतलब व्हेन वी मूव ए फोल्डर within an NTFS partition, when we move a folder within an NTFS partition, it will not inherit the permission of target folder. Actually, it will retain its original permission. कि अपनी पुरानी परमिशन जो है ना बरकरार रखेगा और टारगेट वाले इनहेरिट नहीं करेगा। जी, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक काम और करते हैं। अब इसी सोर्स वाले फोल्डर को जिसके ऊपर परमिशंस लगी हुई है, सिक्योरिटी के अंदर इधर HR के ऊपर जो है HR भी है, एडमिन भी है, अकाउंट भी है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ किसी दूसरे वॉल्यूम पे, C के बजाय मैं इसको D ड्राइव के ऊपर मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे आके आप इसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, सिक्योरिटी पे, देखो वो गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोल्डर को एक ही पार्टीशन में रहते हुए कॉपी पेस्ट करते हैं तो टारगेट की परमिशन इनहेरिट कर लेता है। एक फोल्डर को एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन पे, मतलब एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम पे आप कॉपी करोगे तब भी वो टारगेट की परमिशन को इनहेरिट करेगा। अच्छा, अब मैं इसको फोल्डर को डिलीट कर दिया और मैं अब इसको कट करके ना पेस्ट करता हूँ एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन पे। ये जो फोल्डर है इसको यहां से मैंने किया कट, मतलब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, डी ड्राइव इसको कट करके मैंने इसको पेस्ट किया। एक एनटीएफएस पार्टीशन से दूसरे एनटीएफएस पार्टीशन में मैंने इसको मूव किया, प्रॉपर्टीज के अंदर आए, सिक्योरिटी के अंदर, देखिए अब भी इसने टारगेट की परमिशन इनहेरिट की है कि व्हेन वी कॉपी और व्हेन वी मूव a folder from one NTFS drive to another NTFS drive, it will inherit the permission of target folder. एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन में चाहे आप कॉपी करो चाहे कट करो, फोल्डर क्या करता है, अपनी पुरानी परमिशंस को खो देता है और टारगेट की परमिशन को इनहेरिट कर लेता है। जबकि हम लोग एक फोल्डर को एक ही पार्टीशन के अंदर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग कॉपी करते हैं, तब तो उसकी पुरानी तब तो वो टारगेट की परमिशन इनहेरिट करता है। लेकिन अगर हम उसको मूव करते हैं, मतलब कट करके पेस्ट करते हैं विद इन एन एनटीएफएस वॉल्यूम, विद इन एन एनटीएफएस पार्टीशन, तो इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल परमिशन। तो ये चार डिफरेंट स्टेटमेंट हो गए, चार डिफरेंट रूल हो गए। रूल नंबर 1, व्हेन वी कॉपी अ फोल्डर विद इन एन एनटीएफएस पार्टीशन, इट विल इनहेरिट द परमिशन ऑफ टारगेट फोल्डर। व्हेन वी copy a folder from one NTFS partition to another NTFS partition, it will also inherit the permission of target folder. Rule number 3, when we move a folder from one NTFS partition to another NTFS partition, it will also inherit the permission of target folder. तीन रूल सेम है। चौथा रूल जो था, when we move a folder within an NTFS partition, it will retain its original permission. कि NTFS partition पे रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे हमने एक फोल्डर को मूव किया तो उसने अपनी पुरानी परमिशंस को बरकरार रखा। अच्छा, अब आप लोगों से किसने पूछा नहीं है, एक रूल ये भी होता है कि अगर हम लोग किसी डेटा को एनटीएफएस से FAT32 पे अगर हम लोग करें तो फिर क्या होगा। जब आप किसी डेटे को एनटीएफएस से फैट के ऊपर आप कॉपी करो या मूव करो तो उसकी सारी परमिशंस खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमिशंस वाला कॉन्सेप्ट तो है ही एनटीएफएस का, फैट जो है वो परमिशंस वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फैट या FAT32 वॉल्यूम्स के अंदर, फैट या FAT32 पार्टीशन के अंदर जो है परमिशन वाला कतन कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है जी, आई होप कि ये एनटीएफएस रूल्स जो है ना आप लोगों को क्लियर होंगे। अच्छा, आप एक काम और कर लेते हैं। अच्छा, ये डेस्टिनेशन का फोल्डर है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक अदद यूजर है, उस यूजर का नाम है जी जुबैर। अभी वो डिनाई वाला भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मेरे इस फोल्डर के अंदर, डेस्टिनेशन के फोल्डर के अंदर एक फाइल भी पड़ी है, टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। मैं काम करता हूँ, इस फोल्डर के ऊपर एक्सप्लिसिटली जुबैर को डिनाई करता हूँ। सिक्योरिटी के अंदर आए, एडिट के अंदर आए, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ से हम लोगों ने फाइंड किया जुबैर साहब को, और जुबैर साहब को हम लोगों ने सेलेक्ट करके यहाँ से जुबैर को हम लोगों ने ऐड किया, ओके किया, और एक्सप्लिसिट डिनाई कर दिया। हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि डिनाई परमिशंस ऑलवेज ओवरराइड ऑल अदर परमिशंस। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एचआर को फुल कंट्रोल भी देते हैं हम लोग। एचआर को मैंने इसमें ऐड किया और एचआर को मैंने दिया फुल कंट्रोल। देखें, जुबैर साहब जो है एचआर के मेंबर भी हैं, मैं आप लोगों का भी वेरीफाई भी करवा देता हूँ। जुबैर जो है एचआर का मेंबर भी है। लोकल कंप्यूटर में जाते हैं या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं, दोनों सूरतों में आप लोकल यूजर एंड ग्रुप अगर आप खोलना चाहो वो भी खोल के वहां से भी देख सकते हो, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाओ वहां से भी आप देख सकते हो। जो यूजर है हमारा जुबैर, जुबैर यूजर है मेंबर ऑफ एचआर, एचआर का मेंबर है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया कि एचआर को तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर फुल कंट्रोल दे दिया। सी ड्राइव पे जो हमारा डेस्टिनेशन के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है, सी ड्राइव पे डेस्टिनेशन का जो फोल्डर बना हुआ है, एचआर को तो हम लोगों ने दिया फुल कंट्रोल। एचआर को हम लोगों ने फुल कंट्रोल दिया तो मतलब जुबैर साहब को भी मिल जाना चाहिए, लेकिन एक्सप्लिसिटली जुबैर साहब को डिनाई किया। अब मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ और हम लोग जुबैर के अकाउंट से लॉग इन करते हैं और फिर इसका हम लोग एक्सपीरियंस करके देखते हैं क्या होता है। ये आज वाला जो है ना, ये
जरा गौर से देखने वाला ये है, बड़ा मजे का काम है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप लोगों का। अच्छा जी, डेस्टिनेशन के नाम से जुबैर साहब के अकाउंट से लॉगिन किया। अब जुबैर साहब ने इस पे जो है ना डबल क्लिक करके इसको ओपन करने की कोशिश की। वो क्या कह रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। कंटिन्यू किया, लेकिन वो तो वार्निंग दे रहा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो वार्निंग दे रहा। अच्छा, जुबैर साहब ने गुस्से में आगे जी इसको डिलीट कर दिया। जुबैर साहब डिलीट भी नहीं कर सकते, क्यों? जुबैर साहब डिलीट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि एक्सप्लिसिटली जुबैर साहब को डिनाई हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये रूल भी ट्रू हो गया कि डिनाई परमिशन ऑलवेज ओवरराइड ऑल अदर परमिशन। अच्छा, उधर जाने वापस जाने से पहले मैं आप लोगों को चलो एक एक्सपेरिमेंट और करवा देता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं कि जुबैर साहब ने जब ये देखा ना कि एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरे साथ ये काम किया, तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपना डेटा जो है ना, अपने डेटा के ऊपर मैं बाकी सबको तो राइट्स दूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना एक्सप्लिसिट मैं भी डिनाई करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर की ऐसी की तैसी। अब जुबैर साहब ने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड किया और अपने डेटा के ऊपर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर को कह दिया हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब, ये मेरा पर्सनल डेटा, यू हैव डिनाई। उसने एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सप्लिसिट डिनाई किया। अच्छा, इस फोल्डर की अभी हम डिस्कस करें ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट। ये जो फोल्डर बाय डिफॉल्ट जो कोई बंदा जो कोई फोल्डर बनाता है ना, वो उसका क्रिएटर ऑनर होता है। तो ये फोल्डर अभी जुबैर ने बनाया, जुबैर डेटा के नाम से, तो जुबैर इसका क्रिएटर ऑनर है। ऑनरशिप देखनी हो तो आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें, एडवांस पे क्लिक करें और यहाँ से देख लें जी इसका ऑनर कौन है। इसका ऑनर है जुबैर खालिद। ठीक है। अच्छा, अब मैं लॉग ऑफ किया, मैंने इसको लॉग ऑफ करने के बाद जो है साइन आउट किया, मतलब साइन आउट करने के बाद दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से हम लोगों ने लॉग इन किया। जो दोबारा हम लोगों ने इस अकाउंट से लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर ने देखा कि यहाँ पे एक नया फोल्डर बना होगा और जुबैर डेटा के नाम से बना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको खोलना चाहा, तब देखें एडमिनिस्ट्रेटर को भी सेम मैसेज आ रहा है कि यू डोंट हैव करेंटली परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, यू हैव बीन डिनाइड परमिशन ऑन एक्सेस दिस फोल्डर। अब मतलब जुबैर के केस में तो जुबैर को बताया ही नहीं जा रहा था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर को ये वार्निंग मैसेज भी आ रहा है कि यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, अब ये तो देखें, अब आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, ये तो एक सिक्योरिटी इशू और सिक्योरिटी का कंसर्न बन सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है किसी कंपनी के अंदर अकाउंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जो है ना वो काम कर रहा है और कंपनी का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा, जिसमें कंपनी का ईयरली ऑडिट भी है, अकाउंट्स का, फाइनेंस का सारा हिसाब किताब है, एम्प्लॉयज की सैलरी का सारा रिकॉर्ड है। अब वो उसकी किसी वजह से कंपनी के साथ अनबन हुई और उसने क्या किया कि वो सारे का वो जो है ना कंपनी उसने रेजिग्नेशन दे दिया। अब जाने से पहले वो जो है ना एवरीवन को वो कर गया, डिनाई कर गया, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर। अब जारे जब डिनाई कर दिया तो इसका मतलब वो डेटा तो एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, उसने डिलीट नहीं किया, उसने डिनाई किया कि ताकि जो है ना कोई मसला ना बन जाए, कोई जो है ना कोई कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू ना हो जाए। तो उसने डेटा को लॉस नहीं किया उसने, लेकिन बस गुस्से में उसने डिनाई करके चला गया, बस वैसे ही तंग करने के लिए, जो भी वजह थी, जो भी उसके माइंड में। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो ऑल इन ऑल होता है, वो कंप्यूटर में किसी भी किस्म की कोई चेंज कर सकता है। अब कोई यूजर अगर इस तरह की हरकत करे और एडमिनिस्ट्रेटर को ही डिनाई कर दे, तो अब इसका हल क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना ऑनरशिप स्नैच कर सकता है, ऑनरशिप इससे छीन सकता है। अब जुबैर इसका क्रिएटर ऑनर था, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, सिक्योरिटी पे आए। अब देखें वो इसका ऑब्जेक्ट का नाम बता रहा है, जुबैर डेटा इस ऑब्जेक्ट का नाम है। एडवांस पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है अनेबल टू डिस्प्ले करंट ऑनर, क्यों? क्योंकि उसने एक्सप्लिसिट डिनाई किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर को। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें खुल रही हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर तो मतलब इस कंप्यूटर का माई बाप है, उसके पास तो इख्तियारात हैं, वो तो सब कुछ कर सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर ऑनरशिप छीननी है, जुबैर से ऑनरशिप लेनी है, तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आए, सिक्योरिटी पे आए, सिक्योरिटी पे आने के बाद एडवांस पे वो आया, एडवांस पे आने के बाद जो है वो यहाँ से ऑनरशिप के ऊपर आगे चेंज पे क्लिक किया, चेंज पे क्लिक करने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे टाइप किया एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर,
उसने टाइप किया एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्लेस ऑनर ऑफ द सब कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको अप्लाई किया, यस किया, ओके किया, ओके किया। अब इसका ऑनर कौन बन गया? एडमिनिस्ट्रेटर का खुद ऑनर बन गया। आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज के अंदर आए, सिक्योरिटी पे आए, एडवांस पे आए, और ये देखें अब इसका ऑनर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर। पहले इसका ऑनर कौन था? जुबैर। और एडमिनिस्ट्रेटर जो ही ऑनर बना उसके पास फुल कंट्रोल भी आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर इस फोल्डर को खोल के देख सकता है। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को जो है ना सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप लोगों को मैंने बताया, ऑल्दो फोल्डर ये खाली था। अच्छा, अब आप लोग ये कहोगे कि ये तो फिर एक सिक्योरिटी लूप होल हो गया। सिक्योरिटी लूप होल ऐसे हो गया कि जी एडमिनिस्ट्रेटर तो किसी भी वक्त जो है वो किसी को भी देख सकता है। भाई एडमिनिस्ट्रेटर ऑनरशिप बवक्त जरूरत ले सकता है, लेकिन ये सारे का सारा जो है ना वो ऑडिट के अंदर जो है ना लॉग होता है। ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ऑडिटिंग के अंदर एक एक चीज कैप्चर हो रही होती है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर इस तरीके से किसी की ऑनरशिप ले तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। देखें, एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दी हुई है कि जब कोई इस तरह का सिनेरियो हो जाए, इस तरह का इंसिडेंट हो जाए कि बंदा जो है वो कंपनी छोड़ के गया और डेटा लॉक कर गया और डिनाई कर गया, उस केस में तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑनरशिप ले सकता है, ये तो लीगल राइट है उसका। लेकिन आम हालात में अगर मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर आईटी का बंदा है और जो अकाउंट्स वाले अकाउंट वाला जो है सीएफओ जो कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो नहीं चाहता कि जो आईटी वाले जो है ना कंपनी के पेरोल को देखें या कंपनी के जो है ना फाइनेंशियल मैटर्स को देखें, तो वो अगर आईटी वालों को डिनाई करना चाहे तो वो डिनाई कर सकते हैं। अब अगर आईटी वालों को किस दिन वैसे ही जो है ना उनके दिमाग में ये ख्याल आया, उन्हें खारिश हुई कि नहीं यार देखना चाहिए किस किसकी क्या क्या सैलरी है, अब वो अगर ऑनरशिप लेंगे तो ये चीज इमीडिएटली ना लॉग हो जाएगी, इमीडिएटली लॉग इसका कैप्चर हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये लोकल इमेट व्यूअर के अंदर आ रहा होता है, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना आपके मॉनिटरिंग के प्रॉपर सोल्यूशन लगे होते हैं। लाइक सप्लंक के नाम से एक सर्विसेज होती है कि जो कि आपके सारे सिक्योरिटी लॉग जो है लोकल मशीन से उठा के जो है किसी रिमोट लोकेशन पर डाल रहे होते हैं, या सोलर विंड का सोल्यूशन लगा हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन ऑपरेशन ओप्स मैनेजर के नाम से, या फिर सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर के नाम से। मतलब ये कि इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये इख्तियार भी है कि वो अगर लॉग्स क्लियर करना चाहे तो लॉग्स क्लियर कर सकता है, लेकिन इमीडिएटली जो ही लॉग रिकॉर्ड होता है ना वो इमीडिएटली कहीं और शिफ्ट हो जाता है वो। तो ये आगे चल के सर्वर में जब इंशाल्लाह हम लोग अपने उन चीजों को देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके भी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम लोगों ने एनटीएफएस रूल्स को देखा कॉपी और पेस्ट के हवाले से, फिर मैंने आप लोगों को डिनाई वाला प्रैक्टिकल करवाया, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ऑनरशिप स्नैच करने वाला मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब ये डेस्टिनेशन वाला फोल्डर है ना, चले इसके ऊपर मैं लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑडिटिंग का किया था, लेकिन कई लोगों ने कहा कि जी मुझे क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। एनटीएफएस की एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है ना डेटा को ऑडिट भी कर सकते हो। ऑडिटिंग आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करनी हो तो आप कैसे करोगे? आप सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे, एडवांस पे क्लिक करोगे, ऑडिटिंग पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे। किसी एक बंदे को ऑडिट करना है या सबको ऑडिट करना? आप एवरीवन को ऑडिट करोगे तो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे इसमें। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर द टाइम बिंग सिर्फ मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे जुबैर को एक्सप्लिसिटली ऑडिट करके मैं आप लोगों को चेक करवाना चाह रहा हूँ। मैंने ऑडिट आज जुबैर को मैंने ऐड किया, और किस तरह की ऑडिटिंग इनेबल करनी है मैंने कहा ऑल। जुबैर इस डेटा को एक्सेस करे, सक्सेसफुली करे या फेलियर करे, इन एनी केस जो है ना इसको आपने क्या करना है? ऑडिट करना है। ठीक है, मॉनिटर करना है। और फिर दूसरा फिर काम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी के लिए आप क्या लिखोगे? जीपी एडिट, जीपी एडिट लिखोगे आप। ग्रुप ग्रुप पॉलिसी एडिटर को आप खोलोगे। ग्रुप पॉलिसी एडिटर को खोलने के बाद जो है यहाँ पे जो है ना आप लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आके आप ऑडिट पॉलिसी इनेबल करोगे। सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर आगे, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर आके लोकल पॉलिसी पे आए और ऑडिट पॉलिसी पे आए। बाय डिफॉल्ट ये नॉट कॉन्फ़िगर होता है। ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगर करके दिखाई थी, मैंने सक्सेसफुल और फेलियर दोनों को मैंने इनेबल कर दिया। अच्छा, अभी के जो है ना मैं करंट लॉग्स जो है ना फॉर द टाइमिंग में क्लियर कर रहा हूँ। इसके रिजल्ट मैंने आपको बताया था इवेंट व्यूअर के अंदर मिलते हैं। इसके रिजल्ट्स कहाँ पे मिलते हैं? इवेंट व्यूअर के अंदर। इवेंट व्यूअर को खोला और यहाँ से हम लोग आगे जी सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे आ रहे होंगे, वो सारे के सारे लॉग्स फॉर द टाइमिंग में क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्लियर लॉग कर दिया। अच्छा, जो बंदा लॉग क्लियर करता है ना इसका इवेंट भी रिकॉर्ड हो जाता है कि जी ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर ने 31/1/2022 को 10:13 पे जो ना ये लॉग्स क्लियर किए हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले, साइबर सिक्योरिटी वाले पूछेंगे, हाँ भाई आपको क्या तकलीफ हुई थी, आपने लॉग्स क्यों क्लियर किए? चलिए, ये तो मैं खैर आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हर चीज रिकॉर्ड होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को भी खुली छुट्टी नहीं मिली हुई। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटर ने जुबैर साहब को मॉनिटर करने के लिए डेस्टिनेशन के फोल्डर पे एक तो एक एक्सप्लिसिट उनको डिनाई किया, सिक्योरिटी के अंदर आगे एक्सप्लिसिट उनको डिनाई किया।
और दूसरा ऑडिटिंग भी कॉन्फ़िगर कर दें। अब हम जुबैर के अकाउंट से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि जुबैर साहब जब कोई काम करते हैं तो क्या ये इवेंट ऑडिट होता है, ऑडिट के अंदर इसका रिजल्ट आता है या नहीं आता। जुबैर के अकाउंट से हम लोगों ने लॉगिन किया, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है मॉनिटरिंग का, टू वॉच द यूजर व्हाट दे आर डूइंग, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है। जिस तरह आपके सर्विलेंस कैमरास लगे होते हैं ना, सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा, ये इस तरह का कैमरे का काम करता है। अच्छा जी, जुबैर के अकाउंट से लॉगिन किया, जुबैर साहब ने इस फोल्डर को ओपन करने की कोशिश की, फोल्डर को ओपन तो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सप्लिसिट डिनाई हुआ है। अच्छा, जुबैर साहब ने इसको डिलीट करने की कोशिश की, अब वो डिलीट भी नहीं कर सकते, क्यों? उनके पास राइट्स है ही नहीं है। अच्छा, उसने कहा यार चलो छोड़ो मिट्टी पाओ। अब वो जो है ना, गुस्से में जो है ना, कंप्यूटर जो है ना लॉग ऑफ करके वो चला गया। अच्छा, अब वो लॉग ऑफ करके चला गया, अगले दिन एडमिनिस्ट्रेटर आया, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना इसको चेक करता है कि जी हाँ जी, किस किस बंदे ने क्या क्या काम किया। मैंने एक फोल्डर के ऊपर ऑडिट लगाया था, अभी तो मैंने सिर्फ एक बंदे को लगाया ना, आप हर एक को, एवरीवन को भी लगा सकते हो। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर ने रिजल्ट कहाँ पे देखने हैं? इमोटवियर के अंदर आगे देखने हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट में होता है इमोटवियर, या फिर डायरेक्ट आप सर्च में आगे इमोटवियर लिखें तो यहाँ से भी खुल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे जी सिक्योरिटी के अंदर, अच्छा ये यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये देखें, जो है एडमिनिस्ट्रेटर आया और उसके बाद इमोटवियर के अंदर, और ये डिफरेंट टाइप के इवेंट। अब आप कहोगे कि जी ये तो हेल्थ इवेंट्स आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, अब इसको हम लोग कैसे इसको मॉनिटर करें? आपको मैंने एक चीज बताई थी, फिल्टरिंग का, फिल्टर करंट लॉग। तो आप एक काम करें, उसके जो इमोट कोड होता है ना, इमोट आईडी होती है, वो होती है 4656, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4656। अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगे? देखिए आपको, आप भी जब फील्ड में होगे, प्रैक्टिकल काम करोगे, एक्सपीरियंस आप लोगों को भी ये चीजें जो ना पता लग जाएंगी। 4656 पे आया, मैं 4656 के अंदर आके 4656 वाले जितने इमोट्स है इसने वो सारे के सारे दिखाए। अच्छा, जुबैर का केस के अंदर फेलियर होगा, फाइल सिस्टम के अंदर आए, नहीं ये जुबैर का नहीं है जी। लॉक का निशान आ रहा होगा, जो यहाँ पे लॉक के निशान वाले इवेंट्स आ रहे हैं ना, 4656 ही होता है, ये मैंने गलत किया, क्योंकि 56 46 है या 4656, यानी मैं इस फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ। हम लोग मैनुअली जो ना देख लेते हैं कि जिस किसी के ऊपर लॉक का निशान आ रहा है ना, और उसकी कैटेगरी होगी फाइल सिस्टम वाली, फाइल सिस्टम होगा या ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा। फाइल सिस्टम, ये इवेंट्स को जो है ना, मतलब रीड करना, और फाइल सिस्टम का एक ये है, एक इस यूजर का एडमिनिस्ट्रेटर का ही है। काम कर लेते हैं ना हम लोग, ब्लॉक वाले अलग कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आ गया, ये देखें विंडोज 10 के ऊपर जुबैर यूजर जो है, उसने सी डेस्टिनेशन फोल्डर को, उसने क्या किया जी, उसने उसको एक्सेस करने की कोशिश की, उसने रीड करने की कोशिश की, और उसको डिनाई मिला। ठीक है, ये कब हुआ ये काम? 10:15 पे 4 सेकंड पे। ठीक है, 31/1/2022 को 10:15 पे ये काम हुआ है कि जुबैर साहब ने ये जो है ना, हाँ। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये मल्टीपल लॉग्स क्यों आ रहे हैं? देखें, वहां पे जब ऑडिटिंग कॉन्फ़िगर की थी तो वहां पे था लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स ऑब्जेक्ट एक्सेस, कि जब ये इसको एक्सेस करें ना। अच्छा, एक और चीज, जब सक्सेसफुल इवेंट जो कोई जनरेट होता है ना, ऑडिटिंग जब आप करते हो, और सक्सेसफुल ऑडिटिंग के केस के अंदर आप लोगों के 8 लॉग बनते हैं, और फेलियर ऑडिटिंग के केस के अंदर आप लोगों के 3 लॉग्स बनते हैं। ठीक है, अब ये 3 लॉग सेम टाइम के हैं। ठीक है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट का एक होगा, एक जो है ना रीड का होगा, एक ओनरशिप लेने का होगा। तो ये जो है ना, फेलियर ऑडिटिंग के केस में आप लोगों के हर इवेंट के केस में आपके 3 लॉग्स बनते हैं, और सक्सेसफुल के केस में आपके अप्रोक्सीमेटली कम से कम 8 लॉग्स बनते हैं। ठीक है जी, ये आज हम लोगों का ऑडिटिंग वाला प्रैक्टिकल भी हो गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। जहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो? ठीक है जी, ठीक जी। अच्छा जी।
ये हम लोगों ने अभी तक जो चीजें डिस्कस की हैं उसको हम लोग मार्क भी कर लेते हैं। हम लोगों ने एनटीएफ कॉपी एंड मूव के रूल्स को हम लोगों ने देख लिया, ऑनरशिप कैसे लेते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया, एनटीएफ परमिशंस को भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, टास्क एयूलर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इमोटवेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, शेयर फोल्डर्स हम लोग देख चुके हैं, लोकल यूजर ग्रुप्स को देख चुके हैं, डिस्क मैनेजमेंट को हम लोग देख चुके हैं, परफॉर्मेंस, डिवाइस मैनेजर और सर्विसेज, कंप्यूटर मैनेजमेंट की ये 3 चीजें रह गई हैं। ये जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और ये बता देता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट को आप लोग कैसे खोलोगे? कंप्यूटर मैनेजमेंट को खोलने के लिए आप अपने उस मशीन के स्टार्ट के अंदर आएंगे, रन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? COMP MGMT। ठीक है, मैं इसको ना क्लोज करके दोबारा कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन बड़ी नजर आए। खुद ही डिटेक्ट कर लेगा रेजोल्यूशन। अच्छा जी, ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपने परफॉर्मेंस को आप लोगों ने मॉनिटर करना हो, इस मकसद के लिए करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी रिमोटली उन्हें नजर सही नहीं आ रहा, काम करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, इसको मैं RDP कर लेता हूँ आगे रिकॉर्डिंग के अंदर भी जो है ना ये इसकी रेजोल्यूशन सही है जी। किसको याद है इसका? आप MSTSC करोगे अपने होस्ट मशीन से और इसका आप IP एड्रेस टाइप करोगे। क्या IP एड्रेस था? 192.168.3.59 था, 159 था, 59 था। एक और काम कर लेते हैं यार, यहाँ से जब आप उसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे मुझे रेजोल्यूशन का पूछना होता है, यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर लें, ये भी इसका एक सोल्यूशन है। ये देखें, अब आप लोगों के स्क्रीन का साइज ठीक हो गया होगा जी। ये जो रिमोटली लोग कनेक्ट हैं, जुबैर भाई, साद भाई और अहमद वगैरह, आप लोगों को स्क्रीन पूरी नजर आ रही है? जी पूरी नजर आ रही जी। अच्छा, आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखना हो, ये 2 जगह से आप लोग देख सकते हैं। एक आप लोग जो है ना रिसोर्स मॉनिटर के जरिए से देख सकते हैं और एक आप परफॉर्मेंस मॉनिटर के जरिए से। रिसोर्स मॉनिटर को एक्सेस करना है, सिंपल टास्क बार पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप टास्क मैनेजर पे आ जाए। टास्क बार पे राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर पे आ गए। यहाँ पे तो एक आपको ओवरऑल बता रहा है कि CPU यूटिलाइजेशन 10% है, मेमोरी 70% है, डिस्क 0% है, ठीक है, और कौन कौन सा प्रोसेस कितने कितने ले रहा है। यहाँ से एक टैब आपके पास परफॉर्मेंस का, आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो एक्सप्लिसिटली आपको सारे का सारा स्टेटस जो है ना, CPU का आप लोगों के देखें अलग बता रहा है ग्राफ, मेमोरी का आपको अलग बता रहा है, CDE ड्राइव जो आपके डिफरेंट जो ड्राइव्स लगे उनका अलग बता रहा है, और जो आपका इथरनेट है नेटवर्क अडॉप्टर वो अलग से बता रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने डिटेल मॉनिटरिंग अगर आप लोगों ने लेनी है, डिफरेंट टाइप के काउंटर सेट करने हैं, आपने इसकी रिपोर्ट जनरेट करवानी है, इसके आपने इमेजेस कैप्चर करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कहाँ पे आओगे? आप आओगे ओपन रिसोर्स मॉनिटर। यहाँ से भी आप रिसोर्स मॉनिटर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अच्छा ये रिसोर्स मॉनिटर ना, ये इसी चीज को जो है ना डिटेल के अंदर बता रहा है ये, ठीक है, और ये इंडिविजुअली बता रहे हैं कि CPU आप लोगों का इस वक्त कहाँ कहाँ पे एंगेज है और ये कितने थ्रेड्स इस वक्त रन हो रहे हैं। मैंने इसको सॉर्ट बाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको सॉर्ट कर लिया और ये बता रहा है कि जी आपका एंटी कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोर जो है वो आप लोगों का कितना ले रहा है, थ्रेड्स जनरेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे और जो है ना एवरेज CPU यूटिलाइजेशन, ये आखिरी कॉलम के अंदर हम लोगों को दिखा रहा है। अच्छा, ये तो जेनेरिक आप लोगों के हार्डवेयर के जो है ना एक ओवरव्यू है आप लोगों का कि कौन कौन सी चीज जो है ना कितने कितने %। अगर आपने भी ये CPU या डिस्क पे आपने क्लिक करना है, आप यहाँ डिस्क पे क्लिक करें, देखें डिस्क की डिटेल आ जाएगी, और नेटवर्क पे क्लिक करूंगा, नेटवर्क के जो आपके इनपुट आउटपुट थ्रूपुट सारी आ जाएगी, मेमोरी की यूटिलाइजेशन सारी आ जाएगी। ये कहाँ से हम लोगों ने खोला? ये खोलने के लिए आपने टास्क बार पे राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर के अंदर आए और यहाँ से परफॉर्मेंस पे क्लिक किया। परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद ये आपको जेनेरिक ओवरव्यू दे रहा। डिटेल में अगर देखना, ओपन रिसोर्स मॉनिटर पे आप आ जाए। ओपन रिसोर्स मॉनिटर के अंदर आके यहाँ पे आपको डिटेल में आप लोगों को बता देगा
जितने आपके सीपीयू लगे होंगे, डिस्क लगी होगी, नेटवर्क लगा होगा, ये राइट साइड पे भी बता रहा है, या फिर आप यहाँ से इसको अप एरो डाउन एरो के जरिए देख सकते हैं। अच्छा, यही काम मजीद डिटेल के अंदर अगर आप लोगों ने करना हो, सिस्टम की परफॉर्मेंस आपने देखनी है, तो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर ही आपके पास एक टूल है। कंप्यूटर मैनेजमेंट को मैंने खोला और यहाँ पे हमारे पास एक है टैब परफॉर्मेंस का। ठीक है, परफॉर्मेंस के टैब पे मैं आया, परफॉर्मेंस मॉनिटर पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, परफॉर्मेंस मॉनिटर के अंदर आप डिफरेंट टाइप के काउंटर सेट करते हो, किस चीज की परफॉर्मेंस को आप लोग मॉनिटर करना चाह रहे हो। अच्छा, वो तो रिसोर्सेज की एक्चुअल रन टाइम के ऊपर यूटिलाइजेशन दिखा रहा था। अब आपने परफॉर्मेंस मॉनिटर की रिपोर्ट किसी के साथ शेयर करनी है, स्टैटिस्टिक्स किसी के साथ शेयर करने हैं आपने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करोगे। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद आप जो है ना काउंटर सिलेक्ट करोगे, पहले कंपोनेंट सिलेक्ट करोगे और फिर फॉर एग्जांपल मैं प्रोसेसर में करना चाह रहा हूँ। अच्छा, प्रोसेसर को जब मैंने क्लिक किया ना, तो इसके प्री डिफाइंड जो है ना बहुत सारे काउंटर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सारों को ऐड कर लेता हूँ। मैंने सारों को ऐड किया और ओके कर दिया। अब जब मैंने सारों को ऐड करके ओके किया, तो अब ये देखें इसके अंदर मुझे मल्टीपल चीजें बता रहा है। परसेंटेज प्रोसेस टाइम बता रहा है, परसेंटेज प्रिविलेज टाइम बता रहा है, इंटरप्ट पर सेकंड बता रहा है, परसेंटेज इंटरप्ट टाइम बता रहा है। ये क्या चीजें हैं, बेसिकली ये प्री डिफाइंड काउंटर्स हैं। अब इनमें से किसी एक काउंटर का अगर आप लोगों ने कलर चेंज करना है, आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे हैं और यहाँ से आके आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ किसी दूसरी सूरत में चाहिए, ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए आप लोगों को, तो आप यहाँ पे क्या क्लिक करोगे, लाइन ग्राफ की बजाय अगर आपको हिस्टोग्राम चाहिए तो आप हिस्टोग्राम इसका ग्राफ यहाँ से ले सकते हो। अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पर रिपोर्ट शेयर करनी है माइक्रोसॉफ्ट साथ, फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन की वजह से आपके सिस्टम की जो ना परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, अब वो कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस मॉनिटर की रिपोर्ट शेयर करें। अब रिपोर्ट आपने कैसे शेयर करनी है, इस रिपोर्ट को शेयर करने के दो तरीके हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ से सेव इमेज एज पे क्लिक करें। सेव इमेज एज पे क्लिक किया और मैंने उसको रिपोर्ट के नाम से मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो ये इसका एक इमेज जो है, ये देखें, एक जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल, आप बाय डिफॉल्ट आप लोग ये अभी जिप फाइल के अंदर ये हम लोगों के सेव हुआ। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है हम लोगों की सेव होगी। दूसरा तरीका क्या है रिपोर्ट सेव करने का, कि आप लोग एक्शन पे आए और प्रिंट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है ना आप इसको प्रिंट करवा लें। अगर तो आपके को प्रिंटर लगा हुआ है, अगर प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक किया और इसको पीडीएफ में आप कर लो, और मैंने इसको रिपोर्ट के नाम से पीडीएफ मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवाई और ये देखें, ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पे सेव होगी हुई है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप एप्लीकेशन वेंडर से आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने रीसेट करना, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने उसको क्लियर किया, ये सारा कुछ यहाँ क्लियर हो गया, रीसेट हो गया होगा। ठीक है, अच्छा इस काउंटर के अंदर से मैंने कुछ चीजें रिमूव करनी है, मुझे सारी की सारी चीजें नहीं चाहिए, तो मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से अपने फॉर एग्जाम्पल C1 C1 C2 C3 इन तीनों को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने रिमूव कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया। देखिए उस रिपोर्ट के अंदर से मैंने उन चीजों को निकाल लिया। ठीक है, अमूमी तौर पे जो है प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन अगर आपकी 80% से अबव अगर आपकी अगर हो कॉन्टिन्यूसली, तो फिर इसका मतलब है आपका इनएडिक्यूट आपका प्रोसेसर है, इनसफिशिएंट प्रोसेसर, आपको प्रोसेसर मजीद ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से रैम का जो काउंटर होता है वो पेज पर सेकंड होता है। अब मैं प्रोसेसर को रिमूव कर देता हूँ और मैं रैम को जो है काउंटर वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर आए और प्लस पे क्लिक किया, यहाँ से मैं रैम को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। पहले काम करते हैं कि इसको दोबारा से देख लें, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आप आएंगे। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आने के बाद जो है आप यहाँ से परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे, परफॉर्मेंस मॉनिटर पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे और अब मैं यहाँ से रैम या डिस्क में सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपल जो चीज मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं, सॉरी यहाँ गलत सेलेक्ट हो गया, रैम 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 की तरफ जी। रैम के नाम से हो गए, मेमोरी के नाम से। सॉरी, यहाँ पे तो आपके कंप्यूटर का नाम आएगा।
यहाँ पे आपके कंप्यूटर का नाम आएगा, प्लस पे क्लिक किया, सामने जो कंपोनेंट्स आपके आ रहे हैं, एक आपका प्रोसेसर आ रहा है, प्रोसेसर इंफॉर्मेशन आ रहा है, रैस आ रहा है, ग्राफिक्स वगैरह आ रहा है, सर्वर आ रहा है, स्मॉल मीडियम बिजनेस सर्वर आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है। फॉर एग्जांपल पेज फाइल का चलो देख लेते हैं हम लोग। पेज पेज फाइल या पेज पर सेकंड जो है आपकी पेज फाइल जो है ना, ये बेसिकली वर्चुअल मेमोरी होती है। पेज फाइल यहाँ पे डेफिनेटली होगा ऊपर। हाँ ये देखें, फिजिकल डिस्क, पावर, ये आगे पेजिंग फाइल। पेज फाइल जो है, पेज फाइल के काउंटर को मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया, ओके किया। अब ये पेज फाइल का जो है ना काउंटर हम लोगों ने यहाँ पे वो लगाया, और ये पेज फाइल के हम लोगों की डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट जो है ना हम लोग कि कहाँ पे यूज हो रही है, इसकी पीक यूटिलाइजेशन वगैरह क्या है। इस तरह आप किसी भी कंपोनेंट की किसी भी जो है ना, अच्छा वो वहां पे तो साथ सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को आप मॉनिटर कर सकते हैं, जबकि यहाँ से परफॉर्मेंस मॉनिटर के जरिए से आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को भी आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, और जो आप लोगों ने रिपोर्ट्स आप लोगों ने खुद से बनाई है, यूजर डिफाइंड रिपोर्ट्स वगैरह या सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी की सारी यहाँ पे आपके आ रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने एक जो कह लेंगे जी एक किक स्टार्ट मैंने आप लोगों को दे दिया, थोड़ा सा इसको आप लोग खुद एक्सप्लोर करें तो इंशाल्लाह उसके अंदर ये आप लोगों को चीजें जो है ना और मजीद काफी क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों के पास उसमें टाइम शॉर्ट है, हम लोगों ने आज अपना ये कंप्लीट करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोगों का वो डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर आपके सारे फिजिकल कंपोनेंट जितने आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं, जितने आपके एक्सेसरीज हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं कि आपके डिस्प्ले अडॉप्टर यहाँ पे आ रहा है, आपके यहाँ पे आपके जो अगर कोई प्रिंटर लगा हुआ है, कोई स्कैनर लगा हुआ है, जो आप लोगों के कोई पोर्ट्स वगैरह लगी हैं, प्रोसेसर के हर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो है ना आप लोगों को उसके सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की या ड्राइवर की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना अपने किसी ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना चाहें, किसी को इंस्टॉल करना चाहें, वो सारे काम कर सकते हैं। किसी ड्राइवर का आपने को जो है ना आपने अपडेट करना है, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने प्रिंटर ऐड करना है, तो राइट क्लिक किया, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज पे मैंने क्लिक किया, वो जो है पहले स्कैन करेगा खुद ही कि जो है कोई चेंज तो नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पीसी पे क्लिक करने के बाद मैंने उसको स्कैन पे क्लिक किया, वो एक बार खुद से पूरा स्कैन करेगा, डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि जो कोई नया कंपोनेंट इसमें लगा है नहीं लगा। अगर मैं मैनुअली इसका ड्राइवर अपडेट करना चाहूँ, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आए, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद सर्च ऑटोमेटिकली या ब्राउज कंप्यूटर, ब्राउज पे क्लिक किया, और जहां कहीं आप लोगों का प्रिंटर का ड्राइवर पड़ा, प्रिंटर का ड्राइवर जो है वो बता देंगे, या फिर लेट मी पिक अ लिस्ट फ्रॉम द अवेलेबल ड्राइवर फॉर दिस कंप्यूटर। ठीक है, कि इस कंप्यूटर के अंदर जो है ना जितने ड्राइवर इंस्टॉल हुए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, बाय डिफॉल्ट आपके ड्राइवर होते हैं, जो आपका ड्राइवर है वो आप सिलेक्ट करके और नेक्स्ट करते जाओगे, आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। ये बताने का मकसद क्या है, बाल का ये होता है कि डिवाइस आप लोगों की कंफ्लिक्ट कर रही होती हैं, जो डिवाइस कंफ्लिक्ट कर रही होगी ना उसके ऊपर येलो कलर का निशान आ रहा होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके ऊपर आ रहा होगा। तो अगर एक ड्राइवर आपको तंग कर रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम बन रहा है, सिंपल आप राइट क्लिक करके उसको आप उस डिवाइस को आप डिसेबल भी कर सकते हो, या आप उसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। आपने डिसेबल करना है तो आप उसको डिसेबल कर दें, अगर आपने उसको अनइंस्टॉल करना है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, और अगर यहाँ से आपने किसी ड्राइवर को और जो आपने कोई नई चीज लगाई है और ये स्टिल नहीं आ रही, तो उसका आसान तरीका है कि आप स्कैन पे क्लिक करें, वो खुद ही डिटेक्ट करेगा और वो इंस्टॉल कर लेगा। अगर इंस्टॉल नहीं कर रहा तो फिर आप यहाँ पे मोर एक्शन पे आके आप जो है ना मैनुअली उसके अंदर जो है जो चीज भी आप लोगों ने ऐड करनी हो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर प्रिंटर है, प्रिंटर मेरे पास कैनन का प्रिंटर है, राइट क्लिक किया, स्कैन हार्डवेयर चेंज किया, नहीं आया, तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आया और यहाँ से मैं ऐड प्रिंटर पे क्लिक करूंगा। वो पहले खुद ही सर्च करने की कोशिश करेगा, उसने उसे एक प्रिंटर मिल गया हुआ है, एचपी का प्रिंटर जो है वो, मैंने प्रिंटर को उसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अच्छा, वो पहले खुद से स्कैन करता है, पहले खुद देखता है, अगर तो आपके लिस्ट के अंदर हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मैनुअली ऐड डिवाइस पे क्लिक करके आप तो देखिए उसने खुद ही उसका जो है ड्राइवर पिक करके 510 सीरीज का उसने, और यहाँ से आपने प्रिंट टेस्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे और प्रिंटर अगर आपका ऑन होगा तो वो आपको टेस्ट पेज भी आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, पहले वो खुद स्कैन करेगा, अगर उसको नहीं मिलता तो आप उसको जो है ना मैनुअली ब्राउज करके आप उसको उसका पाथ बता देंगे, और इस तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस को हम लोगों ने ट्रबल शूट करना हो
किसी का ड्राइवर आपने डिसेबल करना है, आपने अपडेट करना है, आपने अनइंस्टॉल करना है, डिवाइस मैनेजर में आके ये काम आप लोग बआसानी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था हमारा डिवाइस मैनेजर। लास्ट चीज रह गई जी हम लोगों की सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर जो है ना कि आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पे उसके अगेंस्ट उसकी एक सर्विस चल रही होती है। बाद सर्विसेज जो है ना वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होती हैं। ये देखें, अब मैंने यहाँ उसको सॉर्ट बाई मैंने वो कर दिया, टाइप कर दिया हुआ। ठीक है, बाद उसकी ऑटोमेटिक स्टार्ट पे होती हैं और बाद उसके जो है ना मैनुअल स्टार्ट के ऊपर होती हैं। जो आप खुद से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो वो अमूमी तौर पर मैनुअल स्टार्ट पे होती हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं वो ऑटोमेटिक स्टार्ट पे होती हैं। और बात चीजें यहाँ पे डिसेबल होती हैं कि बाय डिफॉल्ट वो फंक्शनैलिटी डिसेबल है। जब वो फंक्शनैलिटी आप अनेबल करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज वो सर्विस चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग करते हैं कि जी नेटवर्क कनेक्शन, नेट लॉगिन। सपोज नेट लॉगिन की सर्विस की आपको कहीं पर जरूरत है, ये आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आप स्टार्ट कर देंगे। अब ये सर्विस आप लोगों की नेट लॉगिन सर्विस ऑन द लोकल कंप्यूटर स्टार्टेड एंड देन स्टॉप। Some services stop automatically if they are not in use by other services or program. अच्छा, फिर आप इसकी डिपेंडेंसी आप इसकी देख सकते हो कि ये सर्विस जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप डिपेंडेंसीज पे आओगे, डिपेंडेंसीज के अंदर आके ये वो बता रहा है, कह रहा है कि दिस सर्विस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट। इसके लिए ब्राउजर का चलना जरूरी है, नेटवर्क स्टोरेज इंटरफेस का चलना जरूरी है, एसएमबी का जो है ना चलना जरूरी है। नेट लॉगिन दिस सर्विस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट्स, कि ये आपकी नेट लॉगिन की सर्विस जो है इन कंपोनेंट्स के ऊपर जो है ना आपके डिपेंडेंट है। अच्छा, एक यहाँ पे और चीज डिस्कवरी की, मतलब कोई भी सर्विस जो है ना आप लोग अनेबल करना चाहो। अच्छा, एक अमूमी तौर पर लोग शिकायत ये करते हैं कि जी सर्च जो है ना हम लोग करते हैं तो सर्च हो नहीं रहा होता। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी सर्च की सर्विस जो है ना विंडोज सर्च सर्विस वो आपकी स्टॉप हुई होती है। तो आप सिंपल राइट क्लिक करें और स्टार्ट पे आपने क्लिक करें। ट्रबल शूटिंग के अंदर जो सबसे की पॉइंट है, एक तो ये कि आप लोगों के ईमोट से जाके आप लोगों को वो चीज पता लगी। दूसरा, किसी भी चीज को ट्रबल शूट करना सबसे पहले आप लोग जो सर्विसेज के अंदर आए और आके ये मेक श्योर करें कि जो ऑटोमेटिक स्टार्ट पे जो सर्विसेज है ना वो सारी की सारी आपकी चल रही हो। जो ऑटोमेटिक स्टार्ट पे सर्विसेज है वो आपकी चल रही हो, देन उसके बाद जो है ना आप आगे फर्दर फिर ईमोट के अंदर जाके आप बाकी चीजों को देखें। और जिसमें ये इसने माइक्रोसॉफ्ट एज ने ये एरर दिया, या मैं कोई भी सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ एरर दे रहे हैं, तो अब आप इसके रेलिवेंट इससे रिलेटेड सर्विसेज जो आप ईमोट के अंदर जाओगे, ईमोट के अंदर जाके इसका ईमोट आप लोग जो है वो चेक करो। ठीक है जी, याद है, क्लियर है। तो ये था जी हम लोगों का एक ओवरव्यू किस चीज का, हमारे कंप्यूटर मैनेजमेंट का। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने टास्क शेड्यूलर का देखा, ईमोट का देखा। आपको मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली कोई चीज फाइल फोल्डर शेयर किया होगा, जो सेशंस वगैरह बने होंगे यहाँ पे आ रहे होंगे, अभी कोई सेशन नहीं बना हो, कोई बंदा इससे कनेक्ट नहीं हुआ, लोकल यूजर ग्रुप आप लोगों को बनाना बताए। परफॉर्मेंस आज हम लोगों ने देखा है कि आप डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस काउंटर सेट कर सकते हैं, और डिवाइस मैनेजर के अंदर आके आप लोग जो डिवाइसेस ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप आए और यहाँ पे आप आके डिफरेंट टाइप के पार्टीशन बना सकते हो। हम लोगों ने बेसिक डिस्क को देखा था, डायनामिक डिस्क को देखा था। बेसिक डिस्क के अंदर आपके जो है प्राइमरी पार्टीशन एक्सटेंडेड और लॉजिकल होती है। डायनामिक डिस्क के अंदर आपका सिंपल वॉल्यूम, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, स्ट्राइप्ड विद पैरिटी था और मिरर वॉल्यूम था। और सर्विसेज के अंदर तो ये था जी आपका टोटल कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और बिल्कुल सेम यही कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है आप लोगों के सर्वर साइड पे भी होगा। ठीक है जी, ये आज हम लोगों का कंप्यूटर मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो क्लाइंट साइड हम लोगों की कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने क्लाइंट साइड के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है जी, आज हम लोगों ने मजीद एनटीएफएस परमिशंस को भी देखा, कॉपी और मूव के रूल्स को भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को फाइल की या फोल्डर की ऑनरशिप लेने के बारे में भी आप लोगों को बताया। ठीक है जी, और ऑडिटिंग वगैरह भी हम लोगों ने करके देखी। तो ये हम लोगों की एनटीएफएस प्रॉपर्टीज भी, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया और हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं आप लोगों से कल। कल हम इंशाल्लाह अपना सर्वर शुरू करेंगे। उस वक्त के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।